जो गत ग्राह गजेंद्र की, सो गत भई है आज। बाजी ज्ञात बुंदेल की, बाजी राखो लाज। बुंदेलखंड के बहादुर प्रतापी लेकिन अब काफ़ी वृद्ध हो चुके राजा छत्रसाल ने जब यह निवेदन हिंदुस्तान के उस वक्त के सबसे तेजस्वी युवा योद्धा बाजीराव से की थी, तब बाजीराव ने उनके अपील को सुनते हुए जैतपुर किले में घिरे राजा छत्रसाल और उनके परिवार की सहायता के लिए यहाँ युद्ध लड़ा। बुंदेलों और पेशवा की इस बड़ी जीत के बाद राजा छत्रसाल ने बाजीराव को अपना तीसरा बेटा माना और अपने राज्य का तीसरा हिस्सा उनके हवाले किया। साथ ही उनकी बेटी जो एक मुस्लिम महिला से हुई थी, उन्हें भी उनके सुपुर्द किया। सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही नहीं बल्कि आज हम आपको उस जगह पर लेकर जाएंगे जहां पर यह स्वर्णिम इतिहास रचा गया था। बुंदेलखंड की उस धरती पर जहां यह युद्ध लड़ा गया था और महाराष्ट्र के पुणे के उस स्थान पर जहां बाजीराव और मस्तानी अपना समय बिताया करते थे। यह है मराठा और बुंदेलों की साझेदारी का ऐतिहासिक पन्ना। यमुना नदी बुंदेलखंड के उत्तरी छोर पर है और दक्षिण में इसकी सीमा बनाती है नर्मदा नदी। स्थानीय लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा ने माँ विंध्यावासिनी को प्रसन्न करने के लिए अपनी आहुति देने की कोशिश की थी और उनके खून का जब एक बूंद ही ज़मीन पर गिरा तब माँ प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। और इसी वजह से धरती के इस खंड को खून के उस बूंद की वजह से बुंदेलखंड कहा जाता है। चंबल, यमुना, बेतवा, सोन, केन जैसी नदियां इस धरती पर बहती हैं और इस घने जंगलों से घिरे राज्य में रहने वाले लोगों को बुंदेला कहा जाता है। मुगल एम्पायर के एक सूबा होने के कारण वैसे तो 17वीं सेंचुरी में यहाँ के राजा चंपत राय ने औरंगज़ेब की काफ़ी युद्धों में मदद की थी, जैसे कि बैटल ऑफ सामूगर में दारा सुकों को हराने के लिए, पर उसके बावजूद उन्हें मुगलों से धोखा ही मिला और इसी वजह से समय के साथ चंपत राय और औरंगज़ेब एक दूसरे के दुश्मन हो गए। मुगलों के साथ युद्ध करते हुए 1661 में चंपत राय को वीरगति की प्राप्ति हुई। जब राजा चंपत राय जी की मृत्यु हुई उस समय उनके पुत्र छत्रसाल सिर्फ 12 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने उसी समय से मुगलों से लोहा लेना शुरू किया और 22 साल की उम्र होते होते उनके पास 5 घुड़सवार और 25 तलवारबाजों का एक बहुत ही छोटा सा समूह था। लेकिन उनका राज्य क्योंकि मुगलों के अधीन था तो उन्हें युद्ध के समय मुगलों की सेना में सेवा देनी पड़ती थी और उन्हें युद्धों में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। ऐसी ही एक युद्ध के समय उन्हें शिवाजी महाराज से मिलने का मौका मिल गया। औरंगज़ेब की सेना डेक्कन में अपने मिशन पर थी और जैसा कि हमेशा होता रहता था, औरंगज़ेब और छत्रपति शिवाजी की सेना के बीच में कई बार युद्ध होते रहते थे। इसी एक युद्ध के समय छत्रसाल भी युद्ध में शामिल थे और एक बार उन्हें मौका मिल गया कि चुपचाप छत्रपति शिवाजी से वो मिल सके। जहां उन्होंने शिवाजी के आर्मी से लड़ने की इच्छा जाहिर की, उन्होंने बताया कि उनके पास जो कुछ घुड़सवार और तलवारबाज हैं उनकी संख्या बहुत कम है, जिसकी वजह से वो सामने से मुग़ल की सेना से लोहा नहीं ले सकते और क्योंकि उनका सूबा बहुत ही करीब है दिल्ली सल्तनत के, इसलिए उन्हें अपनी सेवाएं युद्ध के रूप में देनी पड़ती हैं। उस पर छत्रपति शिवाजी ने उन्हें जो कहा वो आगे ज़िंदगी भर उनके साथ रहा। छत्रपति शिवाजी ने ये कहा कि मेरे साथ लड़ने की जगह ये अच्छा होगा कि तुम अपनी रियासत में वापस जाओ और अपनी रियासत को मुग़लों से आज़ाद करवाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज की बातों से उनके मन में उत्साह भर गया और वो बुंदेलखंड वापस लौट गए और वहाँ जाकर छोटी छोटी टुकड़ियों में उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर की तरह से, जो कि उन्होंने शिवाजी महाराज को देखकर या उनकी बातों से समझा था, वो इस तरीके से ही मुग़लों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। औरंगज़ेब का ज़्यादा समय डेक्कन के युद्धों में जाने लगा और साथ ही साथ औरंगज़ेब की उम्र भी बढ़ रही थी। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल काल अपने सबसे वीक पीरियड में था। उस समय का फ़ायदा उठाकर 1720 के आसपास बुंदेलखंड को एक आज़ाद राज्य घोषित कर दिया गया। इसी समय मूलतः अफ़गानिस्तान के एक ट्राइब बंगेश से आने वाले मोहम्मद खान बंगेश, जो फ़र्रुखाबाद के नवाब थे, उन्होंने छत्रसाल के बुंदेलखंड पर हमला कर दिया। इस हमले में छत्रसाल को हार झेलना पड़ा।
और उन्हें राजधानी छोड़कर महोबा के जैतपुर के किले में जाना पड़ा। इस किले को भी मोहम्मद खान बंगेश ने चारों तरफ से घेर लिया और आखिरकार उन्हें किला छोड़कर भी जंगल में रहना पड़ा। इसी वक्त उन्होंने गुहार लगाई थी बाजीराव पेशवा से उन्हें इस स्थिति से निकालने के लिए। दशहरा खत्म होने के साथ बाजीराव पेशवा की सेना, जो कि जबलपुर के गढ़ा के पास इकट्ठा होकर उन्होंने बुंदेलखंड पर हमला किया और उन्होंने मोहम्मद शाह बंगेश को हरा दिया। बाजीराव पेशवा की तरफ से इतनी बड़ी मदद के एवज में छत्रसाल ने उन्हें अपना तीसरा बेटा माना और अपनी संपत्ति का तीसरा हिस्सा भी दिया। साथ ही साथ एक मुस्लिम पत्नी से उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मस्तानी, उसका विवाह भी उन्होंने बाजीराव के साथ कर दिया। और इसी के साथ शुरुआत होती है इतिहास के इस पन्ने के अगले भाग का। युद्ध के पश्चात 1729 में बाजीराव पेशवा वापस जाते हैं अपनी राजधानी पुणे में, लेकिन इस बार उनके साथ होती हैं मस्तानी भी। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा एम्पायर के 5वें सक्सेसर थे छत्रपति साहूजी महाराज, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते या ग्रैंडसन थे। इन्हीं के शासन के समय सन 1700 में जन्म हुआ था बाजीराव पेशवा जी का। पेशवा उपाधि एक तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर की उपाधि होती है। बाजीराव पेशवा का जीवन काल सिर्फ 39 ईयर्स का था और इन 39 सालों में उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। इनफैक्ट उनका ज़्यादातर वक्त अपने युद्ध के मिशन के ऊपर ही बीतता रहा। यह जानकर अचंभा होता है कि इतने छोटे से जीवन काल में कोई इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर सकता है। इसके ऊपर हम कभी बाद में ज़रूर एपिसोड बनाएंगे कि कैसे बाजीराव पेशवा जी का ओवरऑल भारत की इंटीग्रिटी में बहुत बड़ा योगदान रहा है और कैसे भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को एक यूनाइटेड अम्ब्रेला के अंदर लेकर आया उन्होंने। खैर, मस्तानी को साथ में लेने के बाद वो पूना में ही रहने लगे और पूना स्थित शनिवार वाड़ा, जो कि पेशवा फैमिली का एक तरीके से रॉयल रेसिडेंस था, वहाँ पर ही मस्तानी रहने लगी। जैसा कि पहले होता था कि बचपन में ही बाजीराव पेशवा जी की एक शादी हो चुकी थी काशीबाई जी से और मस्तानी उनकी एक तरीके से दूसरी पत्नी थी, लेकिन दोनों का आपस में संबंध बहुत ही अच्छा था। और अभी आप जो मेरे सामने देख रहे हैं यह है मस्तानी तालाब, जो कि पूना शहर, जिसे अभी हम पुणे कहते हैं, वहाँ से लगभग लगा हुआ है। इनफैक्ट इसके आउटस्कर्ट्स में ही है। मस्तानी का जन्म का नाम मौसा हानिया था और यही वह तालाब है जहाँ पर उनका ज़्यादा समय बीता करता था। यह तालाब अगर आप देखेंगे, इसके लोकेशन के बारे में पता करेंगे, तो यह सासवड़, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन है पूना के पास हिस्टोरिकल एंगल से। सासवड़ ही हेडक्वार्टर हुआ करता था पेशवास का और वहीं से वो राजपाट चलाया करते थे। बाजीराव पेशवा के समय ही 1728 में सासवड़ से अपने हेडक्वार्टर को उन्होंने पूना मूव किया और उसके बाद 1730 में शनिवार वाड़े का बनना शुरू हुआ, जो कि अभी जैसा मैंने पहले आपको बताया कि एक रॉयल फैमिली का वहाँ पे रुकने का स्थान हुआ करता था। इसीलिए इस तालाब का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 1729 में जब बाजीराव और मस्तानी साथ में यहाँ पुणे में आए थे, तो उस समय के आसपास इस तालाब का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और जहाँ पर मस्तानी अपना ज़्यादा समय बिताया करती थी। वैसे तो आपको ये जगह बहुत ही आम सी दिख रही होगी, हालांकि इसके पीछे का इतिहास बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसी जगह पे मौजूद कुछ खास चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ। अगर अभी आप मेरे सामने मंदिर के पास बने ये सीढ़ी जो कि नीचे की ओर जा रहे हैं उसको देखेंगे, तो कहा जाता है कि यह सीढ़ियाँ नीचे जाकर एक टनल में मिलती हैं और यह टनल यहाँ से सीधा शनिवार वाड़ा, जहाँ पर ये लोग रहा करते थे, उसको जाकर कनेक्ट होती है। शनिवार वाड़े का डिस्टेंस यहाँ से लगभग 23 किलोमीटर है। अंदर जाके देखते हैं कि सही में ऐसा कुछ है क्या।
वैसे यहाँ पहुँचने के बाद ये काफ़ी अंधेरा है और देखना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे और अगर कभी आपको यहाँ मौका मिलता है आने का, तो आप देखेंगे कि राइट साइड में और लेफ़्ट साइड दोनों ही जगह यह टनल आगे की ओर बढ़ती है। लेकिन आगे जाकर क्या इतनी दूर तक ये शनिवार वाड़े से मिलती है, इसकी पुष्टि करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूर लगता है कि ये आगे कुछ दूर तक ज़रूर जाती है। इसका दो कारण हो सकता है, या तो अगर यहाँ पे क्योंकि पहले एक कुछ ऐसा घर या ऐसी जगह नहीं दिख रही है जहाँ पे रुका जा सकता हो, यहाँ पर कुछ आराम किया जा सकता हो, ऐसी कोई जगह ज़रूर हो सकता है कि शायद ये नीचे एक घर की तरह है जहाँ का इस्तेमाल किया जाता होगा। दूसरा एंगल ये भी समझ में आता है कि शायद हाँ ये टनल की तरह होगा जो कि कुछ दूर आगे तक शायद जाता होगा। तालाब के किनारे एक छोटा सा मंदिर है और साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी गणपति जी की मूर्ति रखी हुई है। यहाँ एक इस तरह से निर्माण किया गया है कि सारा कुछ एक फ्लैट समतल सतह जैसा दिखता है और आपको फिर नीचे की तरफ जाना पड़ता है जहाँ पे अलग अलग हिस्से बने हुए। अभी हम आपको यहाँ से नीचे उतर के आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे दो हिस्से भी बने हुए हैं जहाँ पर छोटे छोटे दो मंदिर हैं जहाँ पे अभी भी मूर्तियाँ स्थापित हैं। आसपास बहुत कंस्ट्रक्शन होने की वजह से और मेरे ख्याल से जो नेचुरल पानी का सोर्सेज है वो बहुत ही अच्छे तरीके से शायद अब इस तालाब के अंदर नहीं आ पाता, उसकी वजह से पानी बहुत ही कम रहता है और जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है तभी यहाँ पर पानी भरता है। वैसे ओवरऑल एरिया थोड़ा प्रोटेक्टेड है और यहाँ पहुँचने के लिए एक छोटा सा आपको 20 रुपये का कुछ टिकट देना पड़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट शहर के बीच में मौजूद इस हिस्से को बहुत ही कम लोग एक्सप्लोर करने आते हैं, दूर से ज़रूर देखते हैं। यह सोचकर लेकिन बहुत अचंभा होता है, आश्चर्य होता है कि कैसे आज से 300 साल पहले इसी जगह पर इतिहास के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पन्ने पलटे गए थे जिनको आज हम किताब के रूप में पढ़ रहे हैं। बुंदेलखंड और महाराष्ट्र के समागम को दिखाने के बाद हम आज के एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।